हाँ, सभी बच्चे जुड़ जाइए, एक दूसरे को सूचित करते रहें। आज की ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कल हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सीयूईटी का पाठ्यक्रम क्या है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखने के बाद हमने अनुमान लगाया था कि पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्याकरण है। यानी एक व्याकरण ही है जो पूरे पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रही है, और इसी व्याकरण की सामान्य जानकारी लेकर के हम कक्षा आज उपस्थित हुए हैं। तो ध्यान से देखें, पूरी देखें और समझने का प्रयास करें। जो लोग नए हैं वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी जो भी समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख करके हमें सूचित कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अवश्य उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं व्याकरण को। और ये लीजिए, देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी व्याकरण। कहने को तो ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी सागर में सारे बिंदु समा गए हैं। और बड़ी समस्या अनेक विद्यार्थियों को उनको आती है जिनके हिंदी नहीं रही है। वे लोग व्याकरण से अनभिज्ञ रहते हैं और व्याकरण के बारे में समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरुआत करें क्या नहीं करें। उन सबको मेरी एक व्यक्तिगत राय ये रहेगी कि हिंदी व्याकरण की शुरुआत जब आप करने बैठे तो सबसे पहले लें आप संधि को। आप क्या करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं संज्ञा को, ले लेते हैं क्रिया को, ले लेते हैं वर्ण विचार आदि को, ले लेते हैं। समस्या आ जाती है, क्योंकि एक संधि प्रकरण ऐसा है जिसकी शाखाएं अनेक के प्रकरणों में जा रही हैं। तो पहले आप संधि को ही लीजिए। संधि से समझ बढ़ाइए, और समझ जैसे बढ़ने लगेगी आपके अनेक सवालों के जवाब आपको संधि के दौरान ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और संधि प्रकरण पूरा करने के बाद जैसे ही आप प्रत्यय पर जाएंगे, उपसर्ग पर जाएंगे, सब शुद्धि पर जाएंगे, वाक्य शुद्धि पर जाएंगे, समास पर जाएंगे, पर्यायवाची पर जाएंगे, तो आप अनेक चीजों में मदद पाएंगे कि ये हमने संधि में सीख लिया था, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, आदि बातें। तो देखिए, यहां हमने अलग से प्रत्येक प्रकरण के लिए अलग अलग कक्षाएं निर्धारण कर रखी हैं। या आपने देखी भी होगी हमारे चैनल पर, और कुछ दिनों बाद में आप और भी देखेंगे। प्रत्येक प्रकरण के लिए हमने अलग अलग कक्षाएं बनाई है। जैसे मान लीजिए कि संधि प्रकरण है, तो एक संधि के लिए एक कक्षा ही नहीं है, दो तीन कक्षाएं आपको मिल जाएगी। आपको जो भी अच्छी लगे, जहां भी आपको अधिक समझ में आ रहा है, उस कक्षा को देख लीजिए। फिर आप प्रत्यय को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और प्रत्यय को आपने पढ़ा, पुस्तक के माध्यम से पढ़ा, आपके पास जो भी पाठ्य सामग्री थी उससे आप पढ़ने जा रहे हैं। और फिर आप उसको और अच्छा एक बार तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और उसको आप देखिए। आप उपसर्ग लिखेंगे तो हमारे चैनल के दो तीन वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो भी नया पुराना जैसा भी आपको उचित लगे कि ये ज्यादा अच्छा है, ये श्रेष्ठ कर है, तो उसको आप देखते जाइए। और निश्चित रूप से हमने इसको नाम तो सीयूईटी दिया है, लेकिन आप ये इसको सीयूईटी के अंदर ही बांध कर नहीं रखेंगे। ये व्याकरण प्रकरण ही कुछ ऐसा है कि इसकी शाखाएं बहुत सारे पाठ्यक्रमों में जाती है। यथा जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या और किसी भी, जैसे हाई कोर्ट है, या और किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, और भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो आप ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, अध्यापक, पटवारी, एसआई, या फिर आरएस, आईएएस, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में, जहां तक मैं मानता हूं कि लगभग 75% से ज्यादा भर्तियों में हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम लगा रहता है। तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और कक्षाओं की तो बात ही क्या, कि आप जब स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो व्याकरण तो है। इन सब के लिए हमें उम्मीद है कि ये कक्षाएं और हमारे ये चैनल आपके लिए शायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बने रहिए और देखते रहिए। इसी संदर्भ में आज की कक्षा हम विशेष तौर पर इसलिए लेकर आए हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, फोन करते हैं कि हिंदी व्याकरण के लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से चैनल को देखें, कैसे तैयारी करें। तो इन सब के जवाब देने के लिए ही आज हम उपस्थित हुए हैं। तो इस कक्षा के माध्यम से आप न केवल प्रकरण को जान पाएंगे,
बल्कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति रहेगी, प्रकरण क्या होते हैं, संधि क्या होती है, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, आदि के बारे में हम इस कक्षा में चर्चाएं करेंगे, विस्तार से करेंगे। कोशिश रहेगी कि ज्यादा समय लगा तो इस कक्षा को ही हम 2-3 भागों में बांट देंगे। आप देखते जाइए। आप इस चैनल पर निश्चित रूप से बहुत कुछ पाएंगे और हिंदी से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं रहेगी, पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सभी का समाधान करें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या व्यक्तिगत रह जाती है तो आप लिख करके हमें सूचित करें। नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमें इस प्रकार से उसमें सुधार और अधिक हम कर सकें, उत्तरोत्तर और अधिक श्रेष्ठ हम बना सकें। निश्चित रूप से 3-4 साल पुराना ही हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ज्यादा पुराना नहीं है, कि जब से सीयूटी प्रारंभ हुई है स्पेशल हम उसी के लिए तैयार इसको किया है। और धीरे धीरे लोकप्रियता और इसकी जो चर्चाएं और इसकी जो पहुंच और लोगों की जो क्यूरियां हैं जो हमारे सामने आ रही है, उससे हमें मालूम चल रहा है कि परिणाम हमारा बहुत श्रेष्ठ कर रहा है। बहुत से लोग बच्चे लाभान्वित हुए हैं और शीर्ष पदों पर आगे बढ़ते भी रहे हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। और प्रकरण की बात करें हिंदी व्याकरण की, तो जैसा कि हमने कहा कि हम शुरुआत संधि से करते हैं। बहुत से बच्चे हमने ऐसे भी सुने हैं आपस में चर्चा करते हुए और कहते हुए कि संधि मुझे नहीं आती है और संधि में मुझे समस्या है। क्यों भाई, क्या समस्या हो सकती है? संधि सबसे सरलतम प्रकरणों में से एक प्रकरण है। इसमें किस प्रकार की समस्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप उसे रटे नहीं, आप उसे समझें। सब कुछ गणित की तरह, सब कुछ भौतिक विज्ञान की तरह, कुछ कुछ साइंस की तरह ये हमारी व्याकरण चलती है। आप उनकी संक्रियाओं को समझने का प्रयास तो कीजिए। शब्द एक संरचना में जाता है, निश्चित अनुपात में जाता है, किस प्रकार से उसका खंड होगा, किस प्रकार से वो जुड़ेगा। मैं कहूं कि साइंस की अभिक्रियाओं की तरह चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब साइंस को जिस प्रकार से रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो हिंदी व्याकरण को भी कुछ कुछ आप ऐसा ही समझ लीजिए कि रटना नहीं है, इसे आप समझना है। रटने में हमेशा हम धोखा इसलिए खा जाते हैं कि परीक्षा में से पहले हमने देखो क्या रटा था और क्या आ जाता है, किस प्रकार से आ जाता है। और देखिए, हमने रटा था देवालय, देवालय, और हमने इसे ये जान लिया था कि इसमें संधि है और दो शब्द मिले हुए हैं और किस प्रकार से हैं, देखो, देव, धन, आलय। ये आपने पहले पढ़ा था, समझिए इसको। और कैसे? इसमें अंत में अ है और इसके प्रारंभ में आ है, और ये दोनों जब मिलेंगे, क्योंकि ये समान स्वर कहलाते हैं, एक ऋस्व है और एक दीर्घ है, और समान स्वर मिलकर के हमेशा दीर्घ स्वर का ही निर्माण करेंगे, आ बनेगा। इतना जाना था। और इसको नामकरण भी दिया था आपने संधि का, इसको दिया था दीर्घ स्वर संधि। बोलो सही है ना? दीर्घ स्वर संधि, ये आपने इसको नाम दे दिया था, याद कर लिया। बता रहा हूं कि किस प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। इतना सब कुछ आपको आता है और याद है, कहीं कोई समस्या नहीं है कि अ और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, इसलिए देव धन आलय से देवालय बना है, बन गया है। और संधि का नाम भी हमें पता चल गया, दीर्घ स्वर संधि। अब ये पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, परीक्षा में ये नहीं आया। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ते हैं वही परीक्षा में आता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो पढ़ते हैं उसी पर आधारित परीक्षा में आता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ते हैं हूबहू नहीं आता, लेकिन उससे संबंधित ही परीक्षा में आता है। तो किस प्रकार से हमें पढ़े हुए को संबंधित बना करके और जो नहीं पढ़ा है उसे हल करें। जीत तो उसी में है और वही करना है, क्योंकि ये संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं हो पाता है कि हम जो जो उदाहरण देखते हैं, जो जो पढ़ते हैं, हूबहू वह परीक्षा में आए, नहीं आते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वही आता है, बस थोड़े से शब्द बदल जाते हैं, नियम वही रहेंगे, ये नहीं बदलेगा। बताइए कभी बदलेगा? ए और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ये बात तो सार्वभौमिक है।
ये नहीं बदलने वाली है। लेकिन हुआ क्या देखो, ये नहीं आया परीक्षा में, और क्या आया देखिए, परीक्षा में आ गया इसके स्थान पर थोड़ा सा परिवर्तन करके मेघालय। देखिए, ये मिटा रहा हूं मैं, एक बिंदी भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो द्वंद उत्पन्न करती है। शब्द देखिए, मेघालय, बिल्कुल एक प्रदेश का नाम भी है मेघालय। अब पूछा क्या गया, संधि बताइए। आपने तैयारी में इसे नहीं पढ़ा और पेपर में ही इसे पढ़ा है, तो कैसे करेंगे? मैंने कह दिया पहले ही कि आपने तैयारी में पढ़ा है देवालय, लेकिन परीक्षा में आया है मेघालय, तो क्या इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता थी? नहीं थी। इसी को समझिए, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इसका भी वही खंडन करना है उसी की तरह। ये हो गया मेघ और धन आलय, कितना मिल गया है देखिए, आलय तो उसमें भी था, लेकिन यहां देव था और यहां क्या हो गया है, मेघ। अब यहां है ए और आगे है आ, और बनेंगे आ। ऋस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। संधि का नाम दिया दीर्घ स्वर संधि, ये लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि प्रत्येक स्वर दीर्घ ही बनता है, आ, इसलिए दीर्घ स्वर संधि इसको नाम दिया। अब बताइए इसमें क्या समस्या आ सकती है? कोई समस्या नहीं आ सकती। मैं कहता हूं संधि को पढ़ा है, प्रत्येक संधि का एक नियम का एक उदाहरण भी अगर आपको आता है, एक उदाहरण बस वो बहुत है। कई बच्चों से पढ़ा है, सर मैंने दीर्घ स्वर संधि के 50 उदाहरण याद कर लिए हैं, मैंने 40 कर लिए हैं, मैंने 100 कर लिए हैं। क्या मतलब है? एक उदाहरण से ही आप चाहे नया है, आप उसी से सीखिए ना। ये संक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, ये चलती रहती है। ये लीजिए, अब क्या हुआ कि ये भी नहीं आया, इसको ऐसा, ये तो हूबहू था, थोड़ा ही परिवर्तन था, अब थोड़ा सा और परिवर्तन करके परीक्षा में पूछा गया। यही तो परीक्षा है, कुछ भी बदल सकता है। और देखिए कैसे बदला, इसे समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण परीक्षा में देवालय नहीं आया, मेघालय भी नहीं आया, और देखो क्या आ गया, परीक्षा में आया, अरे हम्म, कारागार। संधि वही है, नियम भी वही है, शब्द बदल गया। अब हुआ क्या, ये परीक्षा में आया और इसके विकल्प देखिए, 1 2 3 और 4। विकल्प क्या है? पहला विकल्प देगा आपको कार धन आगार, दूसरा देगा कारा धन आगार, ये आपकी भी परीक्षा है, साथ साथ देखते जाइए। तीसरे में है कार धन अगार, और 4 नंबर पर है कार धन आगार। देखो चारों अलग अलग हैं, चारों में अंतर है, समानता किसी में नहीं है। उत्तर तो एक होने वाला है। अनुमान लगाइए आप, 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? जी हाँ, सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए और यह आ, इसका अंतिम इसका प्रारंभ, इसमें ए है आगे आ है, दोनों मिलकर भी आ ही बनाएंगे, यानी यही शब्द बनाएंगे। यहां आ है और इधर भी आ है, दोनों आ और आ मिलकर भी आ ही बनाएंगे, यानी दीर्घ दीर्घ मिलकर भी आ ही बनाएंगे। ए और ए दोनों रिस्व हैं, लेकिन मिलकर दोनों बनाएंगे हमेशा दीर्घ, इनसे भी यही बनेगा शब्द। यानी कुल मिलाकर चारों से ही अगर संधि करेंगे तो सब तो यही बनेगा, लेकिन चारों उत्तर नहीं हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि आपने खंड तो किए हैं, लेकिन ये टुकड़े जो आपने किए हैं ये भी शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए, और संबंधित अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसे तो करते हो फिर चारों ही उत्तर हो गए। चारों इसलिए नहीं हुए क्योंकि इस शब्द से संबंधित कौन से 2 शब्द हैं, केवल उत्तर वही माना जाएगा। तो हम इतना ही समझ लेते हैं कि ए और ए मिलकर आ हो जाता है, तो उत्तर दीजिए ना। इसमें तो चारों स्थितियां एक ही हो रही है, इसलिए आप यहां भी धोखा खा सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 2 बात आप याद रखेंगे, शब्द शुद्ध होने चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ
मूल शब्द से मेल खाना चाहिए। अब देखिए, कार जो है वह हिंदी का मूल शब्द नहीं है, अंग्रेजी में होता है CAR। और कार जीप को कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में तो हमने लिखा है, देवनागरी के शब्द दिए हैं, तो ये तो कभी नहीं होगा। ये लो, जहां जहां कार लिखा है उसको तो हटा दीजिए। एक, दो और तीन जगह लिखा था, तीनों को हटा दिया। अब बचा क्या? एक ही बचा है, और यही हमारा उत्तर है। सीधे उत्तर पर आ गए हम। काराधन आगार। यहां कारागार को अंग्रेजी में जेल कहते हैं। जेल, JAIL। जेल को क्या कहते हैं? कारागार हिंदी में। अब उसमें कार से तो मतलब नहीं है, और फिर मतलब भी हो तो अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी का कैसे लेंगे हम? हिंदी का ही लेंगे ना, हिंदी का शब्द है। तो कारा और आगार का मतलब होता है स्थान, और कारा का मतलब होता है जो चारों ओर से घिरा हो, यानी चार दीवारी और बंद है वह स्थान, तो वह कारागार होता है, जेल होता है। इसलिए काराधन आगार आएगा उत्तर। ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन कठिन नहीं है। असंभव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आपने इतना ही पढ़ा था देवालय का, तो उसी नियम के आधार पर आ जाइए। बस इतना याद रखना है, शब्द शुद्धि का ध्यान रखना, इसलिए उत्तर हो जाएगा ये। चलो, ये बात भी हमारी हो गई है। इन्हीं चीजों को पढ़ते पढ़ते, उदाहरण देखते देखते हम संधि में जब जाएंगे ना, तो आप अपने आप कहेंगे कि ये तो मुझे आती है। जिसके लिए आप ये कहते थे ना मुझे नहीं आती है, उसके बारे में आप कहेंगे मुझे आती है, ये तो मैं कर सकता हूं। और इसी का देख, एक शब्द और है। अब जटिल पर आ गए तो जटिल ही पूछेंगे। द्वारकाधीश। ये लीजिए, द्वारकाधीश। अच्छा, धीस है, समझ जाना। द्वारकाधीश। पहली बात तो ये शब्द शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। कई जगह लिखते हैं द्वारिकाधीश, गलत, अशुद्ध है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका ही होता है। तो द्वारकाधीश। पूछा क्या? संधि पूछी है। तो संधि पूछी है, तो इसका मतलब संधि विच्छेद करना है, तो दो टुकड़े करने हैं। संधि विच्छेद का मतलब दो टुकड़े करने हैं। अब दो शब्द हैं इसमें, तोड़ दीजिए कहां से टूटेगा, और देखिए, द्वारका। अब आगे समस्या आ गई, ये तो ठीक है, हमने कर लिया। अब आगे देखिए, ए आएगा तो भी यही संधि है, आ आएगा तो भी यही संधि है, लेकिन दोनों नहीं आ सकते। वही बात, शब्द शुद्धि वाली बात आ जाएगी कि शब्द भी शुद्ध होना चाहिए, अर्थ भी वह देना चाहिए, संदर्भ सही होना चाहिए। तो द्वारका अधीश क्या होगा? द्वारका अधीश। अब देखिए, यहां है आ, और इसका मेल हो रहा है ऐसे, बोलो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा आ। अगर हम यहां पर आ तो आना ही है, समझते हैं कि धीश हो जाएगा। अरे द्वारका लिखकर धीश अगर आप टुकड़े कर रहे हो तो संधि नहीं है, फिर तो संयोग हो गया, जोड़ दिया दोनों को। संधि में विकार उत्पन्न होता है। और देखिए, आ और ए मिलकर के आ बनाएंगे, और शब्द बन गया द्वारिका और अधीश। तीन चार बातें तो इसमें निकल के आ गई है। क्या? एक तो यह शब्द द्वारका ही होता है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका। एक हमें अधीश होता है, धीश नहीं होता है। दोनों को मिलाने पर आ का निर्माण होगा, शब्द बनेगा द्वारकाधीश, और संधि हो जाएगी वही वाली, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। देखो, हम धीरे धीरे संधि के इस प्रकरण में बढ़ रहे हैं। पढ़ने का एक तरीका ये भी है, परंपरागत तरीका तो है ही। चलो, संधि की परिभाषा लिखो, संधि के भेद लिखो, संधि का नियम लिखो, संधि के उदाहरण लिखो, ये लीजिए। लेकिन वो उतना जल्दी जब पढ़ लेते हैं, उतना जल्दी भूल भी गए। आप दिमाग पर जितना जोर ढालेंगे वो उतना ही स्थायी हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, ये प्रक्रियाएं समझना, उलझना, तब जाकर के ये हो गया है पूरा। अब सवाल यह है, क्या क्या ए आ ए यही होते हैं क्या दीर्घ स्वर संधि में? नहीं, इसके अलावा भी होता है। क्या होता है? देखिए, सब देखिए,
एक शब्द लिखा रविंद्र। पहली बात तो इसका उच्चारण होगा रविंद्र, और यही शुद्ध है। अनेक बार तो यही पूछा गया कौन सा शब्द शुद्ध है, रविंद्र छोटी मात्रा ई की और बड़ी, तो यह शुद्ध है, ये बिल्कुल सही है। अब ये तो संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद भी होगा। क्या होगा देखो, रवि धन इंद्र। लेकिन दो समस्याएं आपके सामने आएगी। ये बिल्कुल बन गया, और देखिए यहां है ई ऋस्व और यहां भी है ई ऋस्व, दोनों समान स्वर हैं, और समान स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे ई। और देख लीजिए, इसलिए रविंद्र में ई की मात्रा हमेशा दीर्घ ही आएगी। क्यों भाई? क्योंकि समान आ गए, समान मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं। अब ये समस्या तो दूर हो गई कि रविंद्र में यह आएगा वो आएगा। बहुत से लोग लिख लिख करके देख करके अनुमान लगाते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है। नहीं, नियम में जाइए ना। अब देखो, रवि, रवि यानी होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। रवि तो ऐसे ही लिखेंगे क्या? रवि आपने ऐसे देखा लिखा हुआ रवि? ऐसा रवि लिखा है? नहीं, गलत है। तो रवि सूर्य का पर्यायवाची, ये लीजिए। और इंद्र, इंद्र ऐसे ही लिखेंगे, ई, इसमें ऋस्व ही आता है। हाँ ये जरूर है, ईस लिखना है, ईस यानी ईश्वर, परमात्मा, स्वामी, पति आदि, तो ईस ऐसे आएगा। इंद्र में ई ऋस्व ही होता है, यानी लघु ही होता है। तो इन दोनों शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, और फिर नियम में आकर के रविंद्र की परख करना, इतना कार्य तो आपको परीक्षा में करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, और दिखता भी है गलत, पहले दिखता है कि ये है उत्तर, और हम वही करके आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। उसके बिल्कुल इस प्रकार की संक्रियाएं प्रक्रियाएं कर कर देखनी है। काश अगर आप देखे होते कि रवि ऐसे लिखते हैं, इंद्र ऐसे लिखते हैं, और फिर पता होता कि ई और ई मिलकर दीर्घ बनाएंगे, तो रविंद्र तो ऐसे आएगा। बिल्कुल सही है। और इससे ये एक ही नहीं, जाने हजारों ऐसे उदाहरण आपके हल हो गए हैं। कई लोगों की समस्याएं थी, मैंने पिछली कक्षा में भी बच्चों के देखे हैं और हमसे मिले हैं, तो कहे हैं कि आज तक हम द्वंद में थे, अब वो दूर हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसे समझा है। आज से पहले समझे नहीं थे, बस रटा था, और रटा हुआ तो स्थायी होता ही नहीं है। कभी कभी घबराहट में गलत ही हमें स्थापना दे देता है कि मैं ही सही हूं, और हम उसको सही मान लेते हैं। नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम इसकी परख करेंगे, पहचान करेंगे, तब आप उत्तर दे पाएंगे। अब इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि में ई भी होता है, और ई मिलकर भी क्या बना देता है? दीर्घ का निर्माण करता है। अब वो कैसी स्थिति में आए देखो, इसी स्थिति में भी आ सकता है, ये लीजिए, भी क्या बनेगा? ये लीजिए दीर्घ। और इस स्थिति में भी आ सकता है, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ। और इस स्थिति में भी आ सकता है, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ। और इस स्थिति में भी आ सकता है। ये चार स्थितियां हो गई भाई, ये लीजिए, सभी में समान है, यहां अलग अलग है। पहली बात तो ये देखनी है, दूसरी बात शब्द का शुद्धतम रूप देखना है, बस इतनी बात है, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक री का प्रयोग करते हैं, तो री तो प्रयुक्त ही नहीं है, शब्द ही बहुत कम है। इन दो को ही आप याद रखें, ए और ई। ए का दीर्घ रूप है आ, और ई का दीर्घ रूप है ई, बस इतने अंतर है। और इन्हीं का खेल है, बस कुछ नहीं है। और इससे ही सीख रहे हैं शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, शब्द का अर्थ, शब्द को बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनके दर्शन ही पहली बार होते हैं, पहली बार सुना, तो और भी आसान है। कैसे देखो, सादर,
और आपसे कहा गया कि संधि विच्छेद कीजिए। खूब सुना है सादर, लेकिन ये नहीं सुना था इसमें संधि भी है और कौन कौन से दो शब्द हैं। कितना सरल है देखिए। स, टुकड़ा यहां हो जाएगा, केवल स। अब ये वर्ण नहीं है, ये एक शब्द है स। स और आदर, ऐसे करके देखिए ना एक बार आप भी। तो देखिए आप क्या पाएंगे, इधर ए है और इधर है आ। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था समान स्वर आने पर दीर्घ बनेगा, तो क्या बनेगा बोलो, आ। और यही तो बना है, और क्या किया है देख लो। स था, सा कर दिया है, और ये आ का लोप कर दिया है, और आगे द और रह गया है, परिवर्तन कर दिया है। संधि यही तो कहती है, ये नहीं बदलेंगे, आखिर के प्रारंभ भी नहीं बदलेगा। जहां संयोग हो रहा है, जहां मिलन हो रहा है, वही विकार उत्पन्न होगा, और वो निश्चित होगा। नहीं होगा तो संधि नहीं है, लेकिन होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हो गया। खैर ये तो मैंने शायद सरल दे दिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़े जटिल की ओर तो देखते हैं। अच्छा, चाहे धीरे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, समझ करके पढ़िए ना, फिर कोई समस्या ही नहीं है। हम क्या करते हैं, समय तो है हमारे पास निश्चित, 1 घंटा देना है, और उसमें पढ़ना चाहते हैं 4-5 घंटे का। कैसे संभव है? नहीं। उसमें लॉटरी लग गई तो 1-2 सवाल सही हो सकते हैं, नहीं तो एक भी नहीं हो। अगर समझ करके इसको एक बार पढ़ा, जीवन में ही एक बार पढ़ा, एक बार समझा, क्या दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है? कभी नहीं है ही नहीं। और देखिए, सावधान शब्द है, सावधान। खूब बोलते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन रचना किन दो शब्दों से हुई है वो हमें पता लगाना है। तो अभी आपने जो किया था उसी के आधार पर देखिए, मैंने कहा स शब्द है, शब्द है पूर्ण शब्द स, और आगे अवधान। अब आप ये तो नहीं करेंगे ना आवधान, क्योंकि आवधान फिर अशुद्ध शब्द है, अवधान है शब्द, और अवधान का मतलब होता है ध्यान। ये लीजिए, ध्यान। और स का मतलब है सहित, युक्त, आदि, सहित। अब इसमें देखिए, इसमें अंत में क्या है, ए। अब यहां तो अटके हुए नहीं है ना आप, कि स में ए कहां से आ गया। बिल्कुल देखिए, स शब्द है, वर्ण है, और उसकी रचना हुई है स हलंत और अंत में ए। प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, इसलिए देखो स हलंत हो रहा है, अंत में क्या आ रहा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। मोटे तौर पर हम देख लेते हैं, इसमें ए तो है ही नहीं है। अगर हलंत नहीं लगी है तो ए है, और वही है, देखो ए ले लिया है। ये छोटी सी बात ही है, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये लीजिए, और आगे देखिए, ये तो दिखाई दे रहा है ए, बनेगा क्या बताओ, आ। ये लो, और यही बना, देख लीजिए, सा। और आगे नहीं बदलना, आगे कुछ नहीं बदलना, यथावत रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रत्यय नहीं है कि विकार उत्पन्न प्रारंभ में भी हो जाएगा, उसमें होता है, संधि में नहीं होगा। तो क्या बन गया, स अवधान से सावधान बन गया है शब्द। और देखो कितनी अच्छी बात है कि हम इसको देखकर ही ये कह रहे थे कि ये तो मुझे नहीं आता, जबकि थोड़ा सा विचार करते तो ये तो सारा पढ़ा हुआ है आपका, आप कर सकते थे। इसीलिए एक स्थापना ये भी रखो कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूं, प्रयास तो कीजिए, इतनी प्रक्रियाओं से तो गुजरिए। अब आप सब कुछ लघु मार्ग अपनाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। अब आपके लिए दे दूं एक शब्द, देखिए, ये आपके लिए है, और जो भी देख रहे हो ना, मन में विचार कर लीजिए इसके क्या खंड होंगे, टुकड़े दो, विच्छेद करना है। संधि युक्त शब्द है साभार, और साभार में कौन कौन से दो शब्द हैं, कर लिया होगा आपने, वीडियो को रोक करके देख लेना। और देखिए, स और आभार। अब आप यहां अटक नहीं जाए कहीं कि आएगा आएगा, अरे शब्द तो आभार ही होता है, आभार तो कोई शब्द नहीं है, तो वो तो आपको ही सोचना है। संधि तो फिर भी होगी, लेकिन सही संधि नहीं कहलाएगी। तो देखो, ए
और आ, और मिलकर क्या बनाएंगे? आ। महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द है स, दूसरा शब्द है आभार, तो क्या बन गया? साभार। और कभी कभी कुछ नए शब्द भी बन जाते हैं, और एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक आश्चर्य की अनुभूति होती है कि अच्छा ये था, आज समझ पाए हैं इसको। देखिए कैसे। सावयव। अब ये नया शब्द है सावयव, प्रयुक्त तो बहुत बार होता है, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझे। ये विज्ञान वाले विद्यार्थी भी ध्यान दे लेना। आपके भी कई बार परीक्षा में जो हिंदी मीडियम में जो प्रश्न आ जाते हैं ना, और आप कहते हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पाया, शब्द ही इतने जटिल दे दिए। जटिल नहीं थे, उस शब्द को ही समझना है। सावयव तो देखिए, स, धन, अवयव, ये लीजिए। और स यानी सहित, अवयव यानी अवयव। अवयव सहित तो उसको बोल देते हैं मिला करके सावयव, इसलिए स अवयव बताना था। और ऐसा ही एक बार परीक्षा में हुआ भी, देखो क्या आया। खैर दूसरी संधि में जाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए। सोदारण। और जिसने पहली बार इस शब्द को देखा ना, वो फिर घबरा गया। ये शब्द आया था किसी प्रश्न के संदर्भ में, किसी भी किए, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि संधि किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, समझाइए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए आदि। लेकिन शब्द एक यहां अटक गए हम, सो उदाहरण। अब एक प्रकार से तो ऐसा लग रहा है कि संख्या को देखते हुए सौ सौ यानी 100 होते हैं क्या? 100 को भी सौ ही कहते हैं, और आगे क्या है, तो कई तो यही अटक गए। भाई अटकने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप खंड टुकड़े करके देखिए, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या आएगा बताओ? स, उदाहरण। अब समझ में आ गई। स यानी सहित, उदाहरण यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। ऐसा भी लिख सकता था उदाहरण सहित बताइए, लेकिन ऐसा नहीं लिखकर क्या कहा, सौ उदाहरण बताइए। बात दोनों की एक है, लेकिन शब्द को तो समझना है ना। अब यहां देखिए क्या नियम सही है, क्या ए, और आगे क्या है उ, और बनेगा क्या? याद नहीं है ना, तो इसी में देख लो ना क्या बन रहा है। क्या बना? ओ बना। ये लीजिए ओ, इसकी ये मात्रा है, ओ बन गया है। ये गुण संधि का उदाहरण है हालांकि, लेकिन इस प्रकार से हम शब्दों को समझ सकते हैं। ये शब्द इसलिए है कि हम अक्सर उपेक्षा कर जाते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझूं, दिमाग पर जोर नहीं डालूं, तो बड़ी बार ही हानि हो सकती है। न केवल व्याकरण में बल्कि अन्य स्थानों पर भी, अन्य विषय में भी कई बार काफी हानि उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ इस चीज को समझना है। इसलिए हम शुरुआत ही किससे करते हैं? संधि से करते हैं। अब क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया और लंबी कक्षा होने वाली है, इसलिए आज ये पहली ही कक्षा थी। ज्यादा बड़ी लेकर के हम आपको थकाना भी नहीं चाहते हैं। आप इस चीज को कहना ये चाह रहे हैं कि आप धीरे धीरे समझ समझ करके आगे बढ़ें। आपके कदम मजबूत रहेंगे, तो आपको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होगी।